बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हम अपना 9th क्लास फिजिक्स के चैप्टर नंबर 4 का टॉपिक सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिस्कस कर रहे थे। तो कुछ डेफिनेशन हमने अपना पिछले लेक्चर में कंप्लीट की थी और इसके साथ मैंने थोड़ा बहुत आपको इंट्रोडक्शन भी करवाया था कि किसी भी बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी किस तरह फाइंड किया जाता है। तो आज हम प्रैक्टिकली चेक करेंगे कि बॉडी के सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर एक्ट कर रही होती है, बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कौन सा पॉइंट होता है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन ज़रा रिवाइज करवा देता हूँ। ए पॉइंट वेयर द होल वेट ऑफ द बॉडी अपीयर्स टू एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड। कोई भी बॉडी हो हमारे पास, किसी भी शेप की, सिमेट्रिकल हो या नॉन सिमेट्रिकल हो, तो उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोई पॉइंट चेक किया जा सकता है। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो सिमेट्रिकल शेप हैं अगर उनकी बात की जाए तो उनके लिए कुछ हमारे पास पहले से शेप के हवाले से हमें अंदाज़ा हो जाता है और पहले से फाइंड किया जा चुका है कि अगर इस शेप की कोई बॉडी हो तो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कौन सा पॉइंट होगा। जैसे ही मैंने लास्ट डे आपसे बात की थी कि अगर एक सर्किल स्फीयर है तो स्फीयर के हम डायगोनल लेंगे और दोनों डायगोनल, अगर एक डायगोनल ये ले लूं और दूसरा डायगोनल ये ले लूं, दोनों डायगोनल का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये पॉइंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। यानी स्फीयर के सेंटर में इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट होगा जहां पर उसका होल वेट जो है वो कन्फाइंड होकर वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है। उसके बाद मैंने आपसे सर्कल की बात की। सर्कल का भी एक सेंटर पॉइंट होता है जो कि सर्कल सेंटर में होता है और ये यहाँ पर पूरे सर्कल का जो वेट है वो एक्ट कर रहा होता है सेंटर में, एक्ट कर रहा होता है वर्टिकली डाउनवर्ड। हम इसी तरह किसी रेक्टेंगल की बात करें तो उसके भी डायगोनल का इंटरसेक्शन जो होता है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। अगर हम ट्राइंगल की बात करें तो उसके मीडियन का जो सेंटर है, देखें अगर हम कोई ट्राइंगल ले लें, ये मैंने कोई ट्राइंगल ली है, इसके मीडियन ड्रा करें तो इसके जो सेंटर पॉइंट है यहाँ ग्रेविटी यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट कैपिटल जी सेंटर में होता है। और इसके बाद इसी तरह हम रिंग की बात कर सकते हैं, सिलेंडर की बात कर सकते हैं और सेंटर, ये तमाम कैसी शेप्स हैं, सिमेट्रिकल शेप्स। अब हमने ये जानना है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी इन इरेगुलर शेप, यानी अगर कोई शेप इरेगुलर हो तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट कहां पर एक्ट कर रहा होता है। उसके लिए हम एक प्रैक्टिकल परफॉर्म करने जा रहे हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन irregular shape of an irregular shape। हम स्टूडेंट फाइंड करने जा रहे हैं अगर कोई बॉडी जिसकी शेप इरेगुलर हो लाइक दिस एंड लाइक दिस, तो हम उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो पॉइंट है वो कैसे फाइंड कर सकते हैं। या इस तरह की कोई शेप हो जो कि हमारे पास रेगुलर ना हो, तो इसके लिए हम एक प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे। लेकिन उससे पहले कि मैं प्रैक्टिकल की तरफ जाऊं, यहाँ पर आप एक डेफिनेशन समझ लें जरा, जो कि यहाँ प्रैक्टिकल में हम इस्तेमाल करेंगे। इरेगुलर शेप का सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करने के लिए हम यूज करेंगे एक प्लम लाइन। और प्लम लाइन की डेफिनेशन आपने याद रखनी है। प्लम लाइन क्या है जी? प्लम लाइन प्लम लाइन को डिफाइन हम इस तरह कर सकते हैं। प्लम लाइन कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल मेटल बॉब सपोर्टेड बाय ए स्ट्रिंग। कोई भी मेटल बॉब ले लें, उसको किसी स्ट्रिंग के साथ अटैच कर दें। जैसे हमने सिंपल पेंडुलम की अगर बात की थी तो वहां पर सिंपल पेंडुलम भी हम अटैच करते हैं किसी स्ट्रिंग को
किसी स्ट्रिंग से किसी बॉब को अटैच करते हैं तो ये सिंपल पेंडुलम का केस होता है, लेकिन प्लम लाइन का ये केस है, यहाँ पर भी हम कोई बॉब लें उसको स्ट्रिंग के साथ अटैच कर दें तो हम इसको बोल सकते हैं when the bob is suspended freely by the string it rests along the vertical direction due to its weight। स्टूडेंट, अगर मैं ऐसे किसी बॉडी की बात करूं जिसको मैं स्ट्रिंग के साथ किसी बॉब को अटैच कर दूं तो यकीनी बात है कि वो बॉब जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगी। ये बुक पर डेफिनेशन मौजूद है, इसको आप लाइन को अंडरलाइन कीजिएगा। पेज 95 हमारा जो टॉपिक है वहां पर जो प्लम लाइन की डेफिनेशन है उसको नोट करें। अच्छा स्टूडेंट, मैं आपको बात बता रहा था कि प्लम लाइन क्या है। सबसे पहले मैंने आपको बताया किसी भी बॉब को स्ट्रिंग के साथ अटैच कर दें। देखिए, मैंने एक बॉब को स्ट्रिंग के साथ अटैच किया है, मैं इसको किसी भी पोजीशन पर छोड़ूंगा, ये अपनी इस पोजीशन पर आ जाएगी वर्टिकली, क्योंकि इसका वेट है और वेट इसका वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। अपने वेट की वजह से ये हर मरतबा इसको जहां भी लेकर जाऊंगा ये इसी पोजीशन पर आएगी। सबसे पहले हमने एक प्लम लाइन लेनी है, फिर हम कोई भी रेगुलर शेप ले लें, उसका हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड कर सकते हैं और उसका मेथड मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले मैं ये अगर एक्टिविटी करूं तो मैंने ये एक इरेगुलर शेप की कोई भी इरेगुलर शेप ली है मेरे सामने। सबसे पहले मैंने क्या करना है, इस प्लम लाइन को किसी बाल के साथ एक नेल से अटैच कर देना है। यहाँ पर मैंने थंब पेन से इसको अटैच कर दिया है जो कि अपने वेट की वजह से वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रही है। उसके बाद जो मैंने इरेगुलर शेप ली है इसमें मैंने 3 होल्स करने हैं जिनकी मदद से मैं इसको यहाँ पर अटैच कर सकूं। नंबर ये जो मैंने होल किए हैं इनको मैंने नंबर दे दिए हैं, यानी जो यहाँ पर होल है इसको मैंने ए का नाम दिया है और ये दूसरा होल इसको मैंने बी का नाम दिया है और तीसरे होल को सी का नाम दिया। अब मैं चेक करने जा रहा हूँ कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कौन सा पॉइंट है। इसका मेथड जो है वो मैं प्रैक्टिकल आपको परफॉर्म करके दिखा रहा हूँ। सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको अटैच करना है जी। सबसे पहले हम इसको अटैच करेंगे हम अपनी, इसको जरा मैं दोबारा से करता हूं कि सबसे पहले हमने इसको जो मैंने नेल यहां पर प्लेस किया है इसके साथ अटैच कर देना है इस पोजीशन में। फिर मैंने ये जो यहां पर यूज किया है स्ट्रिंग, अब मैंने इसको सबसे पहले इस प्लम लाइन की मदद से चेक करना है। मैंने जब इसको यहाँ पर प्लेस कर दिया है, अब मैं इसको चेक करूंगा कि ये किस डायरेक्शन में या किस पोजीशन में आकर स्टॉप होता है। ये सबसे पहले देखें इसका वेट जो है वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, यहाँ पर ये आकर स्टॉप हो रहा है। मैं इसको छोड़ दूंगा और ये मैंने पॉइंट ए पर इसको अटैच किया है। मैं एक लाइन लगाऊंगा इस स्ट्रिंग के बिल्कुल साथ साथ, ये आपको लाइन नजर आ रही होगी। अब मेरा ए पॉइंट का काम खत्म हो गया। अब यही प्रोसेस मैंने बी के साथ करना है। मैं अब होल बी यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। अच्छा, ये देखें अब ये किस पोजीशन पर आकर स्टॉप होती है, इसको मैं जरा चेक कर लेता हूँ जी। अब हमने अपनी प्लम लाइन को चेक करना है और एक और लाइन लगा देनी है। ये आपको लाइन नजर आ रही होगी, ये मैंने बी होल बी से इस पर लगा दी है। अब मेरा होल बी वाला काम ही खत्म हो गया। अब मैंने सी की तरफ जाना है, इसको दोबारा से अटैच करूंगा सी में। तो ये हमारा इस पोजीशन में आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं जी यहाँ पर। तो मैं इसको थोड़ा सा दोबारा अटैच करना पड़ेगा क्योंकि इसकी जो पोजीशन है वो काफी ज्यादा चेंज हो चुकी है। अब मैं एक और लाइन लगा रहा हूं। स्टूडेंट जरा गौर से देखें, ये तीनों लाइन जो मैंने लगाई हैं किसी एक पॉइंट पर मिल रही हैं। अब ये मैंने ए पॉइंट ए होल से लाइन लगाई थी, ये मैंने बी से लाइन लगाई थी और ये लाइन जो कि मैंने अभी ये बी से लगाई थी और ये जो मैंने अभी सी से लाइन लगाई है ये एक पॉइंट पर मिल रही है। ये तकरीबन इसका अगर गौर से देखें सेंटर ही बन रहा है। इसका तमाम वेट जो है इस पॉइंट जी पर एक्ट कर रहा होगा। इसका पूरा जो हमारे पास ये बॉडी है इसका सारा
वेट जो है वो पॉइंट G पर एक्ट कर रहा है और वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। ये हमारा प्रैक्टिकल था अबाउट प्लम्ब लाइन सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करने के लिए इरेगुलर शेप का। इसके बाद हम अगले टॉपिक की तरफ जाएंगे। जी स्टूडेंट, हमने जाना था सेंटर ऑफ ग्रेविटी को और एक प्रैक्टिकली हमने ऐसी शेप इरेगुलर शेप जो कि जिनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके किसी पॉइंट पर एक्ट कर रहा होता है, वो हमने उस पॉइंट को फाइंड करना एक प्रैक्टिकली चेक किया था। अब हम उस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आ रहे हैं, वो है कपल। कपल को समझना, इसको हम रिलेट करते हैं टॉर्क के साथ, क्योंकि टॉर्क को हमने डिटेल में समझ लिया है और टॉर्क में मैंने आपको ये बात बताई थी कि टॉर्क जो है वो टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स या टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्सेस है। इस बात को हम अगर देखें तो ये कोई स्पैनर की बात करें या किसी उसमें हमने डोर की बात की थी, वहां पर हम टॉर्क प्रोड्यूस करवा रहे होते हैं और स्पैनर बाद ऐसा होता है कि हम डबल आर्म स्पैनर ले रहे होते हैं। पहले मैं जरा उस टॉर्क को थोड़ा रिवाइज करूं तो ये बात यूं बनती है कि स्पैनर जो कि हमने लिया है उसमें अगर जो फोर्स लगाई जा रही है उसको टर्न करवाने के लिए उस फोर्स की क्वांटिटी को इंक्रीज कर दिया जाए तो टॉर्क ज्यादा प्रोड्यूस करवाया जा सकता है। सिमिलरली अगर वो स्पैनर लॉन्ग लेंथ यूज किया जाए यानी उसकी लेंथ को इंक्रीज किया जाए, जिसको हमने वहां पर मूवमेंट आर्म का नाम दिया था, डिस्टेंस बिटवीन परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इज कॉल्ड मूवमेंट आर्म, और उसको हमने कैपिटल L से डिनोट किया था। स्टूडेंट, वहां पर जो बात थी वो मैं जरा अगर रिवाइज करूं तो वो ये थी कि ये हमारे पास कोई स्पैनर है। मैं वही डायग्राम जरा दोबारा से आपको बताऊं तो ये हमारे पास कोई स्पैनर है और जिससे हमने कोई भी नट ओपन करना है। अब क्या था कि ये स्पैनर की एक तो ये हमारे पास लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। एक तो ये डिपेंड करता है इसमें जो टॉर्क प्रोड्यूस किया जा रहा है, इस पर जो फोर्स लग रही है वो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स यहाँ पर लग रही है, और दूसरा इसका जो टोटल परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन एंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम कैपिटल L से नोट करते थे और टॉर्क इन दोनों फोर्स और मोमेंट आर्म के प्रोडक्ट का नाम था। स्टूडेंट, अब हम जो बात करने वाले हैं वो है कपल। कपल असल में क्या है? अगर ये फोर्स देखें, ये इसी स्पैनर को अगर देखें, मैं इसकी जगह पर डबल आर्म स्पैनर ले लूं, यानी इसका एक आर्म इस साइड पर हो और कोई दूसरा आर्म इस साइड पर हो, तो क्या करते हैं, आपने कभी न कभार डबल आर्म स्पैनर भी देखा होगा। हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक फोर्स यहाँ पर लगाई जा रही है, कोई दूसरी फोर्स इसकी अपोजिट डायरेक्शन में जो कि एक ही लाइन पर है लेकर यहाँ पर लगाई जा रही है, क्योंकि फोर्स का इफेक्ट यहाँ पर भी फोर्स है, यहाँ पर भी फोर्स है, और ये फोर्स का इफेक्ट और ये मूवमेंट आर्म यहाँ पर भी हो और ये मूवमेंट आर्म यहाँ पर भी है, ये डबल हो चुका है। इस वजह से हम उस बॉडी को, उस नट को खोलने बहुत आसानी के साथ खोल सकते हैं। इस तरह की अगर एक और एग्जांपल लें तो वो हमारे पास एक बड़ी कॉमन एग्जांपल है। आपने गाड़ी के स्टीयरिंग अक्सर देखे होंगे, जब भी गाड़ी का स्टीयरिंग इस्तेमाल किया जाता है आप उसको देखें तो एक हाथ से उसको रोटेट नहीं करवाया जाता, बल्कि एक हाथ से अगर हम इस डायरेक्शन में रोटेट करवा रहे हैं तो दूसरे हाथ से दूसरी डायरेक्शन में रोटेट करवाते हैं, और अगर हमने गाड़ी को इस डायरेक्शन में मोड़ना है तो हम इस हाथ से इस डायरेक्शन में रोटेट करवा रहे होते हैं, फोर्स लगा रहे होते हैं, और दूसरे हाथ से इस अपोजिट डायरेक्शन में। एक ही लाइन में फोर्सेस होती हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं। ये देखिए, ये लाइन है एक ही और ये एक ही दूसरी लाइन है, दोनों एक ही लाइन पर हैं, पैरेलल हैं एक दूसरे के, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में हैं। जब भी ऐसी सिचुएशन सामने आती है तो हमारे पास कपल प्रोड्यूस होता है और इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। ए कपल इज फॉर्म्ड बाय टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। ये कोई टू फोर्सेस हैं, एक यहाँ पर है दूसरी यहाँ पर मौजूद है, और ये अनलाइक पैरेलल हैं। अनलाइक पैरेलल फोर्सेस को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ऐसी फोर्सेस जो पैरेलल हो लेकिन इनकी डायरेक्शन जो है वो अपोजिट हो।
फोर्सेस ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड, इनकी मैग्नीट्यूड हमेशा सेम होती है बट नॉट अलोंग द सेम लाइन, क्योंकि यहाँ पर जितनी फोर्स अप्लाई करते हैं यहाँ पर जितनी फोर्स लग जाती है, क्योंकि हम एक ही स्पैनर यूज कर रहे हैं या लगानी पड़ती है, सिचुएशन वही बनती है। ये थी हमारे पास डेफिनेशन, और हम इसको जरा अगर मैथमेटिकली चेक करें तो हम ये कह सकते हैं कि अगर यहाँ तक देखा जाए तो एक टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पर तो दूसरा टॉर्क प्रोड्यूस करवाया जा रहा है, तो हम अपनी आसानी के लिए इसको यूं समझ सकते हैं कि टोटल जो टॉर्क होगा इस डबल आर्म स्पैनर से या जो कपल होगा वो टा1, टॉर्क को हमने टा से डिनोट किया था, और ये टा1 प्लस टा2, यहाँ पर टा1 लें, यहाँ पर टा2 लें, टा1 और टा2 दोनों प्लस होगा, टोटल टॉर्क बनाएंगे, जिसको हम कपल बोलते हैं। अब हम इसको मैथमेटिकली चेक करते हैं कि हमारे पास इसका फार्मूला क्या बनता है और रिजल्ट क्या आता है। सबसे पहले इसके लिए हम एग्जांपल ले रहे हैं किसी डबल आर्म स्पैनर की। मैं बुक के मुताबिक एग्जांपल ले रहा हूं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। कोई भी डबल आर्म स्पैनर लिया जिसको हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, किसी भी गाड़ी का कोई नट खोलने के लिए, यहाँ पर कोई नट है, गाड़ी का कोई टायर है जिसका नट खोलना है, और ये हमारे पास मौजूद है डबल आर्म स्पैनर। इसकी डायग्राम जरा मैं वाज़ेह कर देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। अब हमने क्या करना है जी, सबसे पहले इसको नाम दे देते हैं कि कोई ए पॉइंट है और इस पॉइंट को बी का नाम दे देते हैं। ये जो नट हमने ओपन करना है, हमें ए पॉइंट पर भी फोर्स लगानी होगी, बी पॉइंट पर भी, और हमने जाना है कि इसमें टॉर्क तभी प्रोड्यूस होगा या कपल तभी प्रोड्यूस होगा जब ये फोर्सेस आपस में अपोजिट डायरेक्शन में होंगी। ए पर जो फोर्स लगाई जा रही है अगर वो क्लॉकवाइज नहीं तो बी पर जो होगी वो एंटी क्लॉकवाइज फोर्स होगी। स्टूडेंट इसकी जो टोटल लेंथ है वो ए से बी तक है, टोटल इसकी लेंथ ए से बी तक है। यहाँ पर सेंटर पॉइंट पर ये स्पैनर अगर इस किस्म का कोई है, लेकिन ये हमें इसकी जरूरत नहीं है, हम सिर्फ इसको हम कंसीडर कर लेते हैं। ये कोई पॉइंट है ओरिजिन, जिसको ओ का नाम दे देते हैं, जहां पर नट मौजूद है और इसको हमने ओपन करना है। अब क्या होगा, यहाँ पर कोई फोर्स F लगाई है, इसका नाम हम F1 रख सकते हैं या F ही कह देता हूं, और ये यहाँ पर भी कोई फोर्स F अप्लाई हो रही है या हमने यहाँ पर भी F से फोर्स लगाई है इसको ओपन करने के लिए। अब क्या होगा कि इसकी जो टोटल लेंथ है वो ए बी है। इस जो स्पैनर है जो हम यहाँ यूज कर रहे हैं, टोटल लेंथ इसकी क्या है, ए बी। तो यहाँ पर जो फोर्स लगाने से टोटल टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो इक्वल होगा टा1, हम इसका मैथमेटिकल रिजल्ट फाइंड कर रहे हैं। टोटल टॉर्क हमारे पास इक्वल आएगा, जैसे कि मैंने पहले आपको एक्सप्लेन किया है, टोटल टॉर्क जो है वो इक्वल आएगा टा1 प्लस टा2, यानी यहाँ पर जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है उसको टा1 का अगर नाम दें तो यहाँ पर जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा उसको टा2 कह सकते हैं। अब ये जो ओरिजिन से इस साइड पर हमारे पास टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, इसको नाम देते हैं F। ये फोर्स है, हमने जाना था कि टॉर्क का फार्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय मूवमेंट आर्म। यहाँ पर जो मूवमेंट आर्म है इसको हम कैपिटल L से नोट करते हैं। अगर ये कैपिटल L है तो ये भी कैपिटल L है, यानी ये दोनों डिस्टेंस आपस में सेम हैं। इस कैपिटल L जो है ये हमारे पास O A के इक्वल है। ये अगर गौर से देखें ये O है और ये A है, ये मूवमेंट आर्म यहाँ पर OA बनता है, दैट इज इक्वल टू टा1। अब हम इसको प्लस करके टा2 की बात करते हैं। टा2 हमारे पास आ जाएगा ये फोर्स प्लस मूवमेंट आर्म OB, फोर्स प्लस मूवमेंट आर्म OB। ये जरा मैं वाज़ेह करके लिख देता हूँ। नट हमारे पास ये है यहाँ पर मौजूद है, इसको हमने खोलना है, और ये OB है, ये B पॉइंट यहाँ पर मौजूद है। अच्छा जी, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल टॉर्क, या हम इसको टोटल टॉर्क को क्या नाम देते हैं, टोटल टॉर्क जो प्रोड्यूस हुआ है इसको हम नाम देते हैं कपल का। कपल यहाँ पर हमारे पास इक्वल आ जाएगा F इन दोनों में से कॉमन है, ये प्लस का साइन है, F जो कॉमन है इस दोनों में से अगर मैं कॉमन लूं यहाँ पर आ जाएगा OA प्लस OB।
अगर आप गौर से देखें तो ये OA प्लस OB, इस पूरे जो हमारे पास स्पैनर है, इस पूरे स्पैनर की जो लेंथ है वो OA प्लस B है, जो कि हमारे पास OA प्लस OB ये इक्वल होगी कंप्लीट AB के, FAB। या हम लिख सकते हैं F मल्टीप्लाई बाई OAB। अगर हम यहां पर बुक के हिसाब से मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो ये हमारे पास आ जाएगा कपल। और इससे हम ये जान सकते हैं कि सिंगल आर्म जो होता है, उस स्पैनर जो सिंगल आर्म होता है उसकी निस्बत डबल आर्म स्पैनर से ये असल में टाल की है, लेकिन यहाँ पर जो मूवमेंट आर्म है इसका बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुका है, जिसकी वजह से इसमें बहुत ज्यादा कपल, बहुत ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस करवाया जा सकता है। तो ये हमारा टॉपिक था अबाउट कपल। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अब अल्लाह हाफिज।